नवाज जी अपनी ओर से पार्टी का जब टिकट मिला नवां दौर में, तो अपने ढंग से बहुत अच्छा प्रयास किए सब लोगों को जोड़ के चलने के लिए। यहाँ तक कि घर में भी कोई भी बात है झुक के अपने से गए, लेकिन बात नहीं बन पाई। लेकिन ये कह देना कि उन्होंने प्रयास नहीं किया, मेरे ख्याल से थोड़ा ज्यादती हो गया, थोड़ा सा अनुभव का कमी है। क्योंकि वो जोकी से चुनाव हमेशा विधानसभा दो बार हुए हैं, विधायक हुए हैं, और अचानक एक बार एमपी में आ गए। और एमपी का क्षेत्र बहुत बड़ा है, वही कहीं ना कहीं हम लोग फिसल रही है कि कांग्रेस में परंपरागत जो कांग्रेसी लोग हैं उनको टिकट उनके मर जाने से बेटे को भी दिया जाता है। तो इस परंपरा से कांग्रेस विचार से स्वतंत्र नहीं हो सका है, ये अफसोस की बात है। लेकिन कांग्रेस आने वाले समय में इस सारी बातों पर ध्यान देगा। निश्चित रूप से 2025 में जाकर उन्होंने चुनाव लड़ेगा। कहां से क्लियर कर दीजिए। एकदम क्लियर है, अररिया से। टू बी फ्रैंक, रिजल्ट का जाकर उन्होंने मोहताज नहीं। कई वो इलेक्शन लड़े, कई भी जीते, कई में हारे, हार भी तो होते रहता है, लेकिन लड़ूंगा तो अररिया से लड़ूंगा, दुनिया को कोई ताकत रोक नहीं। स्टेशन वाला जो रोड है जो शहर को जोड़ता है, और ये स्टेशन किसी एक प्रखंड को नहीं जोड़ता है, वो पूरा जिला को नुमाइंदगी करता है, और कई शहर और कई प्रदेश को जोड़ता हुआ यहाँ से लोग आते हैं और जाते हैं। वो रोड आज तक जिनको 10-10 साल मौका मिला है वो काम नहीं कर सके। 2 दिनों से सर हम तो पेपर का बहुत ज़्यादा मुताला कर रहे हैं। हिंदुस्तान है, प्रभात है, दैनिक जागरण है, दैनिक भास्कर है। तो ये जो इलेक्शन हुआ अभी अररिया में, तो इस ट्रेंड को हम समझने की थोड़ी कोशिश कर रहे थे। वैसे मैं दर्शकों को बता दूं, मेरे साथ बैठे हुए हैं जाकिर अनवर साहब, जो 2 बार एमएलए भी रह चुके हैं, 1 बार एमपी का इलेक्शन भी इन्होंने लड़ा है, और अररिया सरजमीन पे काफ़ी प्रोमिनेंट लीडर माने जाते हैं। और अभी ये जिला अध्यक्ष हैं अररिया के, और कांग्रेस के लिए काफ़ी एक्टिवली ये काम करते हुए इलेक्शन के दौरान भी मुझे दिखे हैं। तो सर ये बात कर रहे थे हम कि हिंदुस्तान पेपर हमने देखा, तो आज हिंदुस्तान पेपर में परवेज आलम यहाँ के पत्रकार हैं, बड़ी लेजेसी को इन्होंने इंटीग्रेट किया है। मतलब ये है कि अब जो तस्लीम साहब की जो परिवार का वारिसाना हक किसे मिलेगा, और दूसरी बात कहीं ना कहीं उन्होंने दिखाया कि डाउनफॉल होता हुआ है। तो ये इलेक्शन के इस कॉन्टेक्स्ट को आप किस तरह से समझते हैं? सबसे पहले आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। हम कई पेपर हमने भी देखा है, सब लोगों का अपना अपना विचार है, अपना अपना मंतव्य है। राजनीति में जो सक्रिय रहेगा और जिन जीवन की किसी भी जगह पे जो सक्रिय रहेंगे वो हमेशा सफलता प्राप्त करेंगे। हो सकता है किसी कारण से लेट हो सकता है, किसी का कुछ हो सकता है, ये भविष्यवाणी कर देना, और भविष्यवाणी पर हम विश्वास नहीं करते हैं, हम कर्म पर विश्वास करने वाले लोग हैं कि किसका राजनीतिक कद घट गया और किसका राजनीतिक कद बढ़ गया। ये आने वाला समय में हो सकता है, जिसको हम लोग सोचते थे चला गया फिर वापस आ जाता है। अभी पप्पू जी सामने में है, पप्पू जी का इलेक्शन अभी हारे, और लेकिन फिर आगे बुलंदी कुछ हो। यहाँ मैं आपको रुकना चाहूंगा सर, आपने पप्पू जी का नाम लिया, पप्पू यादव की बात शायद कर रहे हैं जी आप। जी जी। तो अभी वो कांग्रेस में हैं बने हुए? ये एक राजनीतिक घटना चक्र है। वो लोग पप्पू यादव जी और उनकी पत्नी कांग्रेस से ही है, राज्यसभा में भी आई है, और 2 बार एमपी भी रही है सुपौल से, कांग्रेस से ही रही है। और जैसा हम लोग का मानना है, किसी कारणवश दुर्घटना क्रम के कारण इस बार कांग्रेस में टिकट मिलते मिलते ये चला गया आरजेडी को, और इत्तेफाक से पप्पू जी कांग्रेस के टिकट से वंचित रह गए। फिर भी पप्पू जी का इस बार झुकाव निश्चित रूप से कांग्रेस की ओर है, और हम उनका स्वागत भी करते हैं, जोरदार स्वागत करते हैं
कि आए, अपनी पूरी शक्ति और ऊर्जा के साथ कांग्रेस को मजबूत करें। तो हम बात कर रहे थे अररिया के पॉलिटिकल घटना चक्र को, क्योंकि हमारा वेंचर बहुत छोटा सा है, बहुत लिमिटेड रिसोर्स है। तो हमने सीमांचल में ओपिनियन पोल किया था, तो बड़ी बारीकी से हमने मॉनिटर किया। हालांकि हमारे सर्वे के हिसाब से ही रिजल्ट है, लेकिन ये जो रिजल्ट आया और लोग बातें हो रही हैं सोशल मीडिया पे भी, या लोग वोकल भी हो रहे हैं, या आपने अभी बोला कि पेपर पे भी लोग कह रहे हैं, तो एक जो शहनवाज साहब की तरफ से जो चीजें आती हैं, मिसमैनेजमेंट, आप इसके बारे में क्या समझते हैं? जी, कि मैं व्यक्तिगत रूप से शहनवाज जी को जानते हैं। शहनवाज जी अपनी ओर से पार्टी का जब टिकट मिला 11th आवर में, तो अपने ढंग से बहुत अच्छा प्रयास किए सब लोगों को जोड़ के चलने के लिए। यहाँ तक कि घर में भी कोई भी बात है, झुक के अपने से गए, लेकिन बात नहीं बन पाई। लेकिन ये कह देना कि उन्होंने प्रयास नहीं किया, मेरे ख्याल से थोड़ा ज्यादती हो गया, थोड़ा सा अनुभव का कमी है। क्योंकि वो जोकी से चुनाव हमेशा विधानसभा दो बार हुए हैं, विधायक हुए हैं, और अचानक एक बार एमपी में आ गए। और एमपी का क्षेत्र बहुत बड़ा है, वही कहीं ना कहीं हम लोग फिसल गए। हम लोग कहीं नहीं हारे, हम हार गए अपने घर पे। हम अपने लोगों के कारण हार गए। हमारा जो वोटर था, जो हमारा पूंजी था, वो पूंजी ही खिसक गया, जिसके कारण हम लोग को आज हार का मुंह देखना पड़ा। सर, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इंटरनेट मार्केटिंग से है, ये हम आदमी मुझे जानते हैं, मैं डेटा ड्रिवन आदमी हूँ। तो मैं कंपेयर कर रहा था इससे पहले इलेक्शन में और इस इलेक्शन में। आपने जोकी की बात इशारा किया है कि जोकी में जो उनकी जो अपने प्रतिद्वंदी थे या घर के क्लेश की वजह से जो वोट कम आया, मुझे तो वोट ज़्यादा दिख रहा है। अगर देखें तो 15-20 हज़ार का हाइक मिला है। तो ये अगर ऐसी चीज़ें थी तो वो रिजल्ट वहाँ पे नहीं दिखा। आपको ये जान के, जो एक बसपा से और अदर्स निर्दलीय मुस्लिम कैंडिडेट थे 4 या 5, उसमें 49,000 वोट, ये वोट कट के गया है। ये बहुत बड़ा वोट है। आप हारे हैं लगभग 20,000 वोट को। आपको ये देखना होगा, अगर वो वोट का कटिंग नहीं होता तो निश्चित रूप से आज विजय का तिलक आपके माथे पे होता। सर, 5 लोग मिलाकर के लगभग 35,000, आप जो मुस्लिम वोटर्स की बात कर रहे हैं कि वो बढ़ता हुआ, और खासतौर पे क्योंकि ये मुसलमान इलाका है, कुल्हैया एक बड़ी बिरादरी है, तो कुल्हैया के वो जो 5 लोग खड़े हुए थे वो 35,000 वोट लेके बैठ गए। आप शायद उस ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन मैं उसमें एक चीज और ऐड कर रहा हूँ कि उसमें एक कैंडिडेट थे जो कुल्हैया के थे, उन्हें नरपतगंज से भी वोट शिफ्ट हुआ, क्योंकि वो बहुजन समाज का वोट उनको वहां मिला है। तो अब ये कहना, मतलब मैं अपने कॉन्टेक्स्ट भी, दैट माइट बी रॉन्ग और राइट, कि ये कहना कि अगर ये नहीं खड़े होते इफ ऑन बैक, लेकिन मैं ये समझने की कोशिश करना चाह रहा हूँ कि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी की ब्यूटी है। अगर मुझे लगता है कि मैं एमपी हूँ, तो मुझे भी ये संवैधानिक हक है कि मैं इलेक्शन में फाइट करूँ। तो इसको इस तरह से रिलेट करके देखना, आप, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा, आप इसको क्लियर कीजिए। पत्रकार बंधु जी, ऐसा है कि जो खड़ा है, संविधान ने जिसको जो अधिकार दिया है, संविधान के अधिक जो मिला है, उसी कारण से और जो कैंडिडेट है यहाँ के नुमाइंदे के लिए हाजिर हुए थे, वो निश्चित रूप से उसको कोई रोकने नहीं गया, उसके प्रति कोई बल पूर्वक उसको रोका नहीं गया। वो स्वतंत्र थे और लड़े, और जोरदार रूप से लड़े। और हाँ, नरपतगंज में आप बसपा की बात कर रहे हैं, तो बसपा में कुछ वोट निश्चित रूप से जो रविदास की वोट है, जो मायावती से जुड़े हुए वोट है, निश्चित रूप से नरपतगंज में गया होगा। हम इनसे इनकार नहीं कर सकते हैं, गया होगा। और वोट जो पार्टी का कैडर वोट है, तो निश्चित रूप से जाएगा ना, उसको तो जाना है। और कैडर का तो धर्म बनता है वो उसको अपने दल के साथ खड़ा रहना चाहिए। तो सर, अगर मैं कंक्लूड करने का हूं तो इस इलेक्शन को आप किस तरह से देखते हैं? लोकतंत्र की जीत। लोकतंत्र में जनमानस, जनता जनार्दन की जीत। लेकिन वट को अगर छोड़ दिया जाए तो निश्चित से जनता जनार्दन जीता है। इंक्लूडिंग तो यही है।
हमको जहां लड़ना चाहिए था, जिसको हमको अपने वोट पर जिस पे था, हम उसको घेर के नहीं रख सके। हम मैनेजमेंट में कहीं भी फेल हो गए तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और मेरा तो ये निश्चित रूप से कहना है कि हम लोग के नेता राहुल गांधी जी जो पद यात्रा किया पूरे देश में, और तेजस्वी यादव का जो मेहनत था, निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं दोनों। उन्होंने मेहनत की, कहीं बहुत अच्छा सफलता भी किया देश भर में। आज भारत में भाजपा को स्पष्ट बहुमत नहीं आया, ये राहुल गांधी की मेहनत का देन है, तेजस्वी जी का मेहनत का देन है, ममता जी की मेहनत का देन है, अखिलेश जी का मेहनत का देन है। सर आपने अखिलेश जी का भी नाम लिया, क्योंकि हम तो मीडिया में ही रहते हैं, तो एक अभी आपने थोड़ी देर पहले पप्पू यादव जी का नाम लिया था, तो इनमें कुछ चल रहा है क्या? हमें तो ऐसा न्यूज आ रहा था। हम अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं। अच्छा, यूपी अखिलेश, डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह हमारे बिहार प्रदेश के मजबूत कद्दावर नेता हैं और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनका अपना इमेज है, और इस बिहार में जब से वो कांग्रेस में आए हैं, बड़ी शक्ति के साथ, बड़ी ताकत के साथ कांग्रेस को आगे ले जाने का काम किया है। हम लोग निश्चित रूप से डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह को इसके लिए बधाई देना चाहते हैं। उनका काल अभी बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, मुश्किल से दो साल हुआ है, उसी में सारा पद यात्रा, सारा कार्यक्रम, राहुल जी का कार्यक्रम, ये सारा उन्होंने बड़ी सफलतापूर्वक कार्य किया है, और एक एक जन को, एक एक कार्यकर्ता को मान सम्मान प्रतिष्ठा देके आगे ले जाने का काम किया है। क्योंकि सर आप यहाँ के लिए बहुत प्रोमिनेंट फिगर हैं जी। और लोग आपको काफी मोहब्बत से देखते भी हैं, लोगों की काफी एक्सपेक्टेशंस आपसे जुड़ी भी रहती हैं, तो थोड़ा सा आप कॉन्साइजली अपने पॉलिटिकल कैरियर को ब्रीफ कीजिए। देखिए, हम संघर्षशील लोग हैं। हम जहां से आए हैं, मेरा लाइफ में, हमारे परिवारजन में ना कोई पूर्व था ना कोई पूछ था। हम लोग घटना चक्र के बाद अपने मेहनत, ताकत, लगन, लोगों का आशीर्वाद, स्नेह, प्रेम, त्याग के बल पे इस जगह पे खड़े हैं। जाकिर अनवर किसी बैसाखी के बल पे नहीं खड़ा है, और जाकिर अनवर संघर्ष करना जानता है, और निश्चित रूप से जो भी परिस्थिति आएगा, हम संघर्ष मेरा काम है। लोगों का मान सम्मान प्रतिष्ठा देने का मेरी इच्छा है। मैं 2-3 चीज से कभी समझौता नहीं किया है। एक मानवतावाद के लिए, एक इंसाफ के लिए, और तमाम लोगों को मान सम्मान प्रतिष्ठा देने का काम जाकिर अनवर जहां भी मौका मिला देता है और देता रहेगा। 2025 की तैयारी कैसे चल रही है? निश्चित रूप से 2025 में जाकिर अनवर चुनाव लड़ेगा। कहां से, ये क्लियर कर दीजिए। एकदम क्लियर है, अररिया से। टू बी फ्रैंक, रिजल्ट का जाकिर अनवर मोहताज नहीं। कई वो इलेक्शन लड़े, कई में जीते, कई में हारे, हार जीत तो होते रहता है, लेकिन लड़ूंगा तो अररिया से लड़ेंगे। दुनिया का कोई ताकत रोक नहीं सकता। आप कांग्रेस में बने हुए हैं ना सर अभी? बेशक। तो कांग्रेस, ये तो फैसला, टिकट का फैसला तो हाईकमान करेगा ना, तो हम उससे मांगेंगे ना। हम कांग्रेस की टिकट मांगेंगे ना, पहले भी कांग्रेस के टिकट पे लड़े हैं ना। तो सर ये पार्टी में, क्योंकि आम लोगों को, अररिया से जाकिर अनवर ही एमएलए था, ये इत्तेफाक से कांग्रेस में सीट चला गया। जब मोदी नीतीश जी आ गए तो यहां से कांग्रेस कैंडिडेट बन गया, नहीं तो यही लोगों को हम 18 लाख में समेट लिए हैं, 18,000 में। इनके बड़े बड़े जो भूप नारायण करते हैं, 18,000 से ज्यादा नहीं बढ़ने दिए हैं। क्यों फारिजगंज से डर लगता है? हिंदू वोटर्स आ नहीं रहे उधर, क्या दिक्कत है? नहीं, डरता नहीं, मैं तो वहां से भी एमएलए बना, डरता तो एमएलए का। क्योंकि सर पार्टी सिस्टम को अगर हम समझें, जी। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, माइट बी आई एम रॉन्ग राइट।
आप सही कर दीजिएगा अगर मैं गलत कह रहा हूँ। जब से होश संभाला है मोहित साहब यहाँ से टिकट पे लड़े हैं, हारे भी एक बार शायद 90s के दौर में वो जोकीहाट से जीते थे। तो तब से मैं देख रहा हूँ कि उन्हीं के परिवार में ये टिकट रहा है। तो कांग्रेस के टिकट देने के पैटर्न को आम लोग कैसे समझें? ये बात सही है, कुछ बातों में आप में की बात सही है कि कांग्रेस में परंपरागत जो कांग्रेसी लोग हैं उनको टिकट उनके मर जाने पे बेटे को भी दिया जाता है। ठीक है? तो इस परंपरा से कांग्रेस अपने विचार से स्वतंत्र नहीं हो सका है, ये अफसोस की बात है। लेकिन कांग्रेस आने वाले समय में इस सारी बातों पर ध्यान देगा। एक लास्ट सवाल, हाँ। क्योंकि सर आप लोकल हैं तो इस मोहल्ले में शायद आजाद नगर में आप रहते भी थे पहले। जी जी। तो ड्रग एडिक्शंस बहुत बड़ी समस्या है, हर घर हर तीसरे घर में आप देखिएगा ये समस्या पाएंगे। तो मैं जब भी मैंने पॉलिटिकल लोगों का इंटरव्यू किया है तो मैं अक्सर ये सवाल पूछता हूँ क्योंकि ये मेरे दिल के बहुत करीब है, मेरे कई रिश्तेदार भी इसमें इन्वॉल्व हैं, मेरे कई जानने वाले भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो अगर मैं इसको अपने तौर पे देखूं तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं, फॉर मी इट इज मोर अबाउट ऑफेंस, जुर्म है। जुर्म इस तरह से है कि चार तरफ से बॉर्डर होता है और सप्लाई चेन में कमी नहीं आ रही है। तो अगर सप्लाई चेन में कमी आए तो शायद वो ड्रग्स आपके यहाँ पे रीच आउट कम हो पाएगा। तो इसमें पुलिस प्रशासन का भी बहुत ज्यादा ढील ढाल रवैया दिखता है। आप इसको किस तरह से देखते हैं, और अगर आप एमएलए बने तो आप इसको रोकने के लिए कोई आपके पास रोड मैप होगा, वो हमारे जनता के साथ आप शेयर कीजिए। अररिया में देखिए सिर्फ ड्रग्स का नहीं, कई और मसला है यहाँ के विकास से जुड़ा हुआ, जो समस्या समाधान यहाँ नहीं हो सका। ये बड़ा अफसोसजनक बात है। पहला बात मैं अपनी बात कह देना चाहता हूँ, स्टेशन वाला जो रोड है जो शहर को जोड़ता है, और ये स्टेशन किसी एक प्रखंड को नहीं जोड़ता है, वो पूरा जिला को नुमाइंदगी करता है और कई शहर और कई प्रदेश को जोड़ता हुआ यहाँ से लोग आते हैं और जाते हैं। वो रोड आज तक जिनको 10-10 साल मौका मिला है वो काम नहीं कर सके, नकारा रहे। साथ ही साथ इस शहर में पानी का जमाव देख लीजिए, कहाँ गए वो लोग जो इसके यहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं 10-10 साल से, वो क्या करते हैं? ब्लॉक का क्या स्थिति है? गरीब लोगों का बिना पैसा दिए हुए कोई काम होता है क्या? सब में कमीशन खोरी है। बिजली की समस्या क्या है आज इस अररिया में? क्या घंटा बिजली नहीं रहता और लोग डिमांड करते हैं तो उल्टा केस होता है, मारा जाता है, बोलने वाला कोई खड़ा नहीं है। समस्या ये भी है। इसी प्रकार से इस पूरे जिला में समस्या का अंबार है। कर्मचारी का मोनोपोली है। जमीन का रसीद कटाने जाइए 5 से 10 हजार रुपया घूस लेता है, और कमीशन कहाँ जाता है? उसमें कौन कौन शेयर है, कौन कौन शेयर होल्डर है? इसका जनता को इसका आवाज उठाना चाहिए। जनता अपने प्रतिनिधि से सवाल करना चाहिए। साथ ही साथ आपने एक बहुत बड़ा मसला उठाया है कि ड्रग्स का वर्णन। निश्चित रूप से ये अररिया क्या, हम मेरा जो समझ है कि अगल बगल कितना जिला है जहां पर ड्रग्स बहुत तेजी से बिहार में बढ़ा है। इसका कई कारण हो सकता है, लेकिन एक फैंसी डील का हम सुनते हैं कि फैंसी डील है, कफ सिर्फ है, उसको लोग पी के मस्त हो जाता है। उसके बाद आया वो ड्रग्स उजला वाला, इसमें उसको ये खतरनाक है, एक पूरे जनरेशन को गैपिंग कर रहा है, गैप कर दे रहा है। हमारा बीच का जनरेशन गैप हो जाएगा कुछ दिनों में। वो हमारा नया जनरेशन गैप होने के साथ साथ नया जनरेशन का पैदाइश नहीं होगा। ये सबसे बड़ा तकलीफ वाली बात, और समाज का ये बहुत दूर तक चला गया है मामला। प्रशासन को और शहर के प्रत्येक नागरिक का दायित्व बनता है
कि अपने घर से पहले अपने घर के बच्चों को समझाने का काम करे, उस पर तंबी देने का काम करे, और उसके बाद बोल बंद होकर सरकार और प्रशासन और पुलिस पे आवाज उठाना चाहिए और उसकी बंदी हमें। इस पैसे के दलाली से जो लोग अमीर बन रहे हैं, जो सौदागर हैं, मौत के सौदागर, उसके विरुद्ध आवाज उठाना चाहिए। सर आप एक मैसेज दीजिए, क्योंकि आप इलेक्शन में भी आ रहे हैं, बताया आपने, तो इसको कंक्लूड कीजिए, एक मैसेज दीजिए आप जनता के लिए। मैं अररिया के तमाम जनता से मेरा अपील है कि बढ़ती हुई ये ड्रग्स की जो बीमारी है और हर घर में फैल गया है, हमारा छोटा भाई भतीजा इस बीमारी से लिप्त हो चुका है, नशेखोरी में लिप्त हो चुका है। आपको हमको मिलकर अपने घर के चौखट से इसके रोकने का काम करें, और जहां जहां भी इसके सौदागर हैं जो प्रोत्साहन देते हैं, वैसे लोगों को बेनकाब करें। और प्रशासन से मेरा अपील है कि ऐसे लोगों पर, ऐसे शरारती तत्वों पर लगाम लगाने का काम करें। लास्ट में इस एक्सपीरियंस बताइए, इस इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपको, कैसा लगा आपको इंटरव्यू में हमारे साथ? बहुत अच्छा लगा, आपने कई बिंदुओं पर रखा और सामाजिक कई मसलों के साथ, और सबसे बड़ा ये जो ड्रग्स वाला मामला है, ये करीब करीब हर घर पीड़ित हो गया। हमारा भी घर उसमें से एक दो लोग लड़का पीड़ित नजर आता है। तो निश्चित रूप से हम आपका आभार प्रकट करते हैं सारे मसलों पर कि आपने एक अच्छा बिंदु को टच किया है। आपने हमें टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका भी।